हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एरर एंड इट्स रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन की दृष्टि से जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो मेनली दो टाइप की होती हैं, एक तो एक पक्षीय और दूसरा द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। तो हम आज की वीडियो में द्विपक्षीय अशुद्धियों का जो भी न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि द्विपक्षीय अशुद्धियों का जो क्वेश्चन होता है वो एक पक्षीय अशुद्धियों की तुलना में क्या होता है, एक सरल होता है। तो अगर आप पहले इन्हें अच्छे समझ के इन्हें सॉल्व करना सीख जाएंगे तो एक पक्षीय अशुद्धियाँ जो हैं उनका न्यूमेरिकल लगाना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने मेनली उन सभी एग्जाम्पलों को इंक्लूड किया हुआ है जो कि हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियाँ से संबंधित होती हैं। मेनली इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे जो होते हैं वो द्विपक्षीय अशुद्धियों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं द्विपक्षीय अशुद्धियों के अंतर्गत और उनका सुधार हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि राम से माल खरीदा गया लेकिन लेखा करने से छूट गया 5,000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको जब भी आप एरर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना ये है कि आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को हमेशा दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे राम से माल खरीदा गया, ये एक पार्ट हो गया, और फिर लिखा है कि लेकिन लेखा करने से छूट गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। हमेशा क्वेश्चन को तोड़ करके 2 से 3 पार्ट में पढ़ना होगा, मेनली 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें ये समझ में क्वेश्चन में हमें करना गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती हैं इसमें क्या होती हैं, एक गलत एंट्री पास हुई रहती है। गलत एंट्री में चाहे वो अमाउंट से रिलेटेड हो या फिर एंट्री से रिलेटेड हो, वो गलत पास हुई होती है। हमें क्या करना होता है, सही एंट्री पास करनी होती है। तो गलत एंट्री और सही एंट्री को मिला करके हम एक नई एंट्री हमेशा बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो गलत एंट्री है वो भी खत्म हो जाती है और हमारी नई एंट्री जो है वो प्रभाव में आ जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर 3 कॉलम हमारे बन जाएंगे, जिसमें कि इसमें जो है वो हमारी रॉन्ग एंट्री पास हुई रहेगी, इसमें जो हमारी राइट रहेगी। और अभी जो हमें एडजस्ट करनी है, एक तरीके से एडजस्टमेंट मान लीजिए, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो रहेगी वो हम लोग यहाँ पास करेंगे और यही एंट्री हमारी जर्नल एंट्री का जो हम लोग फॉर्मेट बना करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखा है कि राम से माल खरीदा गया लेकिन लेखा करने से छूट गया। यहाँ पर ये एंट्री का टाइप अगर आप लोग आपने पिछले वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये हमारी पूर्णतया छूट जाने वाली अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि लेखा ही इसका नहीं किया गया, तो ये हमारी लेखा करने से पूरी तरह से छूट गई है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पूर्णतया छूट जाने वाली अशुद्धि भी एक होती है। तो इस अशुद्धि में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में कि लेखा ही नहीं होता, रॉन्ग एंट्री का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री, कोई एंट्री नहीं हुई है फर्स्ट केस में हमारे। तो राइट एंट्री क्या होती है, राइट एंट्री हमारी जो होगी कि राम से माल खरीदा गया। तो राम से माल खरीदने की हम लोग सिंपल सी एंट्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू राम हो जाएगा। ये एंट्री हमारी हो जाएगी, 5,000 रुपये दिखा देंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी जो रहेगी हमारी, यही सेम एंट्री हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में बनेगी। तो यही परचेस अकाउंट डेबिट टू राम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और वहाँ पर जाकर के इसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अपना जर्नल का एक फॉर्मेट बना ले रहे हैं। ओके, ये हमारा 2 अमाउंट का कॉलम हो गया, LF हो गया, और यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर हमारा रहेगा LF, अमाउंट में ये डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक, ये हमारा एक जर्नल का फॉर्मेट बन गया। अब हमको मान लीजिए कि हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की एंट्री, अब हमें सही एंट्री जो होनी चाहिए वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो हम लोग करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि यहाँ पे कोई गलत एंट्री हुई नहीं थी, बस पूरी तरीके से एंट्री जो होनी थी वो छूट गई थी। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर एंट्री करके लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग जो नरेशन लिख देंगे, बिन ट्रांजेक्शन ओमिटेड टू रिकॉर्ड, मतलब कि ट्रांजेक्शन का लेखा होने से क्या हो गया था, छूट गया था रिकॉर्ड। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हमारा क्या बोला क्वेश्चन कि मीरा से 4,000 का माल खरीदा गया लेकिन 40,000 की राशि जो है वो गलती से लिखी गई। इसमें क्या है कि 4,000 का माल खरीदा गया, किससे खरीदा गया, मीरा से, लेकिन राशि जो है वो 40,000 लिखी गई। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सिंपल सा साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो गलती है वो क्या है, राशि की है। और दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि मीरा के खाते में गलत राशि लिखी गई है या फिर माल के खाते में गलत राशि लिखी गई। यहाँ पे सिंपली बस बोला गया कि राशि 40,000 लिखी गई, यानी कि जब जर्नल एंट्री हो रहा था तो वहाँ पर 4,000 की जगह 40,000 लिखा गया, यानी कि ये भी हमारी द्विपक्षीय अशुद्धि ही हुई। अगर यहाँ पर बाई चांस लिखा होता कि मीरा के खाते में गलती से 40,000 लिखे गए थे, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि परचेस अकाउंट हमारा सही 4,000 लिखा गया लेकिन मीरा में 40,000 लिखा गया, तो वो हमारी एक पक्षीय अशुद्धि हो जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मीरा का खाता गलत राशि से क्रेडिट किया गया था। लेकिन यहाँ पे सीधे बोला कि जो 40,000 की राशि है वो गलती से लिखी गई, यानी कि मीरा और परचेस दोनों का ही जब हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे तो उसी टाइम जर्नल एंट्री के टाइम पे ही जो राशि थी वो गलत लिखी गई। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो एंट्री होगी, मीरा से माल खरीदा गया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मीरा, ये एंट्री, इसने एंट्री तो सही की थी, सही एंट्री की थी, सिर्फ क्या था, राशि जो इसने 40,000 लिख दी थी। कितनी लिखी थी, 40,000 लिखी थी। अब हमें क्या करना होगा, अब हमारी जो राइट एंट्री होती वो भी सेम होती, परचेस अकाउंट डेबिट टू मीरा, यही एंट्री हमारी होती। अभी भी सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट है वो हमारे यहाँ पे 4,000 हम लोग दिखाते हैं।
ठीक है। अमाउंट हम क्या करते हैं, सिर्फ 4000 दिखाते हैं। अब क्योंकि हमारा दोनों ही जो है कि एंट्री सही है, एंट्री हमारी सही हुई थी, तो एंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारी बनेगी वो सिंपल सा वही एंट्री रहेगी, क्योंकि एंट्री में कोई गलती थी नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट टू मीरा हम लोग कर देंगे, ये एंट्री हमारी सही है। हमें सिर्फ एडजस्टमेंट किस में करना है, अमाउंट में। तो अमाउंट हमारा 40,000 रुपये लिखा गया, यानी कि 40,000 रुपये जो है 4,000 से कितना ज़्यादा है, 36,000 रुपये ज़्यादा है। ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो एंट्री है वो क्या होगी, वो अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अपोजिट में क्या होगा कि मीरा डेबिट टू हम लोग परचेस कर देंगे। वो इसलिए ऐसा हम लोग ऐसा करेंगे क्योंकि ये जो हमारा केस है वो है कि ओवर वैल्यू हम लोग लिखे, यानी कि ज़्यादा लिखे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि जैसे 40,000 आपने लिख दिया है, ठीक है, और आपको दिखाना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये। 40,000 रुपये आपने मान लीजिए क्रेडिट कर दिया, और 4,000 रुपये आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप 36,000 रुपये को डेबिट में दिखा देंगे तो आपका क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये ही बाकी रहेगा। ये चीज़ आप जानते होंगे अच्छे से, ये हम मान के चल रहे हैं कि 40,000 आपको क्रेडिट में आपको 4,000 क्रेडिट में दिखाने थे, लेकिन आपने गलती से 40,000 रुपये दिखा दिए। तो अगर हम 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 36,000। अगर हम 36,000 को डेबिट कर देते हैं तो इस 36,000 से इस 36,000 हमारा कट जाएगा, और इसमें हमारा कितना बस बचा रहेगा, 4,000। तो 4,000 हमारा क्रेडिट जो राशि है वो सही सही बची रह जाएगी। तो वही सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंट्री को जस्ट अपोजिट करेंगे, मीरा डेबिट टू परचेस हो जाएगा। अमाउंट जब हम लोग यहाँ पे 36,000 लिख देंगे तो 36,000 की राशि जो है वो हमारी इन दोनों से, ये 36,000 जो परचेस हैं वो इसमें से कटेगा, तो परचेस में 4,000 बचा रहेगा, और मीरा का जो 36,000 है वो यहाँ 40,000 से कट जाएगा, तो हमारा मीरा के खाते में 4,000 बचा रहेगा। तो हमारी एंट्री जो है जो हमारा खाता है वो सही सही डेबिट और क्रेडिट हुआ रहेगा। तो जो हम एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे करेंगे, सही सही जो एंट्री होगी वो हो जाएगी मीरा डेबिट टू परचेस, यानी कि हमारा जो अमाउंट है उसे हमें सही करना था। तो एंट्री अगर अपोजिट होगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अमाउंट अपना सही करना था। तो मीरा डेबिट अगर हम लोग परचेस कर देंगे तो हमारा जो खाता है वो 4,000 से ही डेबिट माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 36,000 दिखा देंगे। आपको इतना बस ध्यान रखना कि जब भी राशि ज़्यादा दिखाई गई हो, राशि में कोई गलती हो, तो जो भी एंट्री होगी आप उसे जस्ट अपोजिट कर देंगे, और जितनी ज़्यादा राशि दिखाई गई उस राशि को आप दिखा देंगे। जैसे 40,000 4,000 दिखाना था, 40,000 दिखाया गया है, तो आप 40,000 में 4,000 माइनस करेंगे तो आपको पता चला कि 36,000 रुपये ज़्यादा दिखाए गए। तो आप हमेशा जो अमाउंट ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 36,000, तो आप 36,000 ही दिखाएंगे। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। यहाँ पर हम लोग नरेशन में लिख सकते हैं कि बिंग अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड नाउ करेक्टेड। बिंग अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड नाउ करेक्टेड, यानी कि जो अमाउंट है वो गलत दिखाया गया था, अब सही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड हमारे जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो है कि सोहन को माल बेचा गया 10,000 रुपये, लेकिन लिखा करते समय केवल 1,000 ही दिखा है। अब देखिए, जो सेकंड वाला कंडीशन हमारा था इसमें ज़्यादा पैसा दिखाया गया था, जबकि थर्ड वाले में कम दिखाया गया। तो ये तो और भी सिंपल है कि जो एंट्री आपकी क्या होगी, माल बेचा गया सोहन को, तो सोहन डेबिट टू सेल्स आपने एंट्री की होगी। ठीक, अमाउंट आपने सिर्फ गलती से 1,000 रुपये दिखा दिया, आपको दिखाना कितना था, 10। आपकी सही एंट्री क्या होती है, यही एंट्री तो आपकी सही है, सोहन डेबिट टू सेल्स, आप अभी भी यही एंट्री करते हैं, लेकिन अमाउंट आप 10,000 रुपये दिखाते हैं। अब एडजस्टमेंट में आप क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट में सिंपल सा है कि आपका सोहन जो है वो 1,000 से डेबिट है, जबकि होना चाहिए था 10,000 से, और सेल्स 1,000 से क्रेडिट है, जबकि होना चाहिए था 10,000 से। यानी कि कितना कम राशि है, तो जो सोहन का है वो 9,000 रुपये से कम दिख रहा है, जबकि सेल्स का भी 9,000 रुपये से कम दिख रहा है। तो हमें बस क्या करना है, फिर से हम लोग सिंपल वही एंट्री करेंगे, सोहन डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे जो अमाउंट, जो डिफरेंस है 9,000 का, वो दिखा देंगे। अब दो बार, जब एक बार पहले ही हमारे 1,000 से डेबिट और क्रेडिट हो चुका है, दूसरी बार हमने 9,000 से डेबिट और क्रेडिट कर दिया, तो दोनों मिला के हमारे कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो हमारा जो ये 10,000 का ट्रांजेक्शन था वो सही से दिखा दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड एंट्री जब जनरल में करेंगे तो सिंपली सोहन डेबिट टू सेल्स कर देंगे, और यहाँ पे अमाउंट हम लोग 9,000 दिखाएंगे। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर राशि ज़्यादा दिखाई गई है तो माइनस करेंगे, और एंट्री हमेशा अपोजिट करके दिखाएंगे। अगर राशि कम दिखाई गई है तो हमेशा एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा अमाउंट का, उस डिफरेंस अमाउंट को हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसका भी नरेशन सेम हो जाएगा कि बिंग अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड नाउ करेक्टेड। ठीक, ये हमारा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है कि महेश को 3,000 का माल बेचा गया, पर इसका लेखा क्रय बही में कर लिया गया। अब देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्रय बही कहाँ आती है, सहायक जो पुस्तकें होती हैं जर्नल की, वो, यानी कि ये हमारी जो त्रुटि है वो सहायक पुस्तकों से संबंधित है। तो यहाँ पे बोला है कि महेश को 3,000 का माल बेचा गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, लेकिन इसका लेखा क्रय बही में किया गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। माल बेचा गया है, लेकिन लेखा जो हो गया है वो जस्ट अपोजिट हुआ, यानी कि माल खरीदने का हुआ है। तो इस कंडीशन में जो हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी महेश को 3,000 के माल बेचने की, तो क्या एंट्री होती, महेश डेबिट टू सेल्स हम लोग करते हैं, सिंपल सा महेश डेबिट टू सेल्स हम लोग ये एंट्री करते हैं। कितना अमाउंट, 3,000 से, लेकिन बोला है कि इसका लेखा क्रय बही में कर दिया गया, यानी क्रय बही में लेखा किया गया, तो एंट्री हमारी क्या बन गई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। क्यों, क्योंकि क्रय बही में क्रय बही में क्रय से संबंधित लेखा किया जाता है, यानी कि सेल को परचेज मान लिया गया। तो जब परचेज बुक में करेंगे तो हमारा महेश जो है वो अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा।
तो परचेस की एंट्री हमें करनी थी सेल्स की एंट्री, लेकिन हो गई परचेस की एंट्री। तो परचेस की एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट टू महेश, ये होगी। ये एंट्री जब हुई रही होगी हमारी जर्नल में, तभी ना हमारा जो सहायक पुस्तक जब बना तो हम लोग इसको परचेस बुक में बना दिए। ये हमारी गलत एंट्री हो गई थी जर्नल में ही। कितना, 3000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि महेश को हमें 3000 से डेबिट करना था, लेकिन महेश हमारे यहाँ पे 3000 से क्रेडिट है। हमें सेल्स को क्रेडिट करना था, लेकिन सेल्स की जगह पे यहाँ पे हमारा परचेस डेबिट है। अब यहाँ पे इन दोनों में कौन कॉमन है, महेश कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में कौन कॉमन है, महेश कॉमन है, लेकिन एक जगह महेश डेबिट हो, मतलब डेबिट होना चाहिए था, लेकिन महेश क्या है, क्रेडिट है। तो हमें हमारी जो सही एंट्री होती उसमें हमें क्या करना था, महेश को डेबिट ही करना था। हमारी सही एंट्री में महेश को हमें डेबिट ही करना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि महेश क्रेडिट है तो हम यहाँ पे महेश को डेबिट कर देंगे। अब हमें महेश को कितने अमाउंट से डेबिट करना था, 3000 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे महेश हमारा 3000 से क्रेडिट है। तो अगर हम महेश को यहाँ पे 3000 से डेबिट कर देते हैं, तो हमारा महेश पहले से 3000 से क्रेडिट है, तो हमारा जो अमाउंट है वो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा और महेश के खाते में 0 बैलेंस आएगा। तो इसलिए, लेकिन हमें 3000 रुपये दिखाना है ही महेश में, तो हम क्या करेंगे, इस 3000 में 3000 और जोड़ देंगे, यानी कि जस्ट इसका डबल अमाउंट दिखाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6000। जब हम महेश के खाते में 6000 दिखाएंगे तो इस 6000 में, इस 6000 जब हमारा डेबिट है तो उससे क्रेडिट का 3000 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3000 जो है वो डेबिट में अभी भी बचा रहेगा। इस 6000 में तो 3000 से ये कैंसिल होगा और 3000 यहाँ पे बचा रहेगा, यानी कि हमारा जो महेश है वो डेबिट हो गया है 3000 से। अब हमें अपने सेल्स को क्रेडिट करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स कहीं पे हमारी रॉन्ग एंट्री में था नहीं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे करेंगे टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। अब सेल्स को हमें कितने अमाउंट से दिखाना था, 3000 से ही, तो हम लोग महेश को सेल्स को 3000 दिखा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे महेश 6 है, सेल्स 3 है, तो हमारा एंट्री सही सही हो नहीं पा रहा है। तो अब एक और चीज़ इसमें होगी कि हमारा जो परचेस का अकाउंट है इसे हमें बंद भी तो करना होगा, क्योंकि ये गलती से खुला है, तो इसे हमें क्या करना होगा, बंद भी करना होगा। तो डेबिट है, तो अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपली क्रेडिट कर देंगे टू परचेस अकाउंट। अमाउंट इसका 3000 है और 3000 से अगर हम इसे क्रेडिट करेंगे तो इसका जो खाता है वो यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री बन रही है वो है महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेस। आपको इस ऐसे क्वेश्चन हमारे मेनली द्विपक्षीय अशुद्धियों में पक्का पूछे जाते हैं। आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा दिमाग क्या लगाना है कि अगर बोला है माल बेचने की एंट्री करनी थी बट परचेस की हो गई, मान लीजिए कि माल बेचने की एंट्री करनी थी बट परचेस की हो गई, तो जब आप लोग को जर्नल एंट्री करनी होगी तो आप सिंपली माल बेचने की ही एंट्री करेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली माल बेचने की एंट्री कर देंगे, महेश डेबिट टू सेल्स। अब आप जान रहे हैं कि परचेस की एंट्री हो गई, तो आपको सिंपली यहाँ पे परचेस अकाउंट को क्रेडिट में दिखा देना था। आपका परचेस खाता बंद हो गया। अमाउंट जो भी आप करेगा उसका जस्ट आपको जो डबल अमाउंट रहेगा, जैसे यहाँ पे 3000 का डबल अमाउंट 6000 था वो दिखा देंगे और 3000 इन दोनों खाते में दिखा देंगे। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस जो सही एंट्री रहेगी उसे करेंगे और जो एक खाता एक्स्ट्रा खुला हुआ है उस खाते को बंद करने के लिए उस जस्ट अपोजिट में उसको दिखा देंगे। अगर डेबिट है तो क्रेडिट में, क्रेडिट है तो डेबिट में। ये हमारा 4th वाला क्वेश्चन हो गया। इसका जो हमारा नरेशन बनेगा बीइंग रॉन्ग एंट्री मेड इन परचेस बुक, क्योंकि परचेस बुक में ही गलती से लिखा गया था। ये हमारा 4th वाला भी हो गया। लास्ट हमारा है कारखाना भवन की वृद्धि में लगाई गई 3000 रुपये की रकम मरम्मत खाते में डाल दी गई। देखिए जो रकम है वो कारखाना भवन की वृद्धि में 3000 रुपये लगाया गया था, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या किया, मरम्मत खाते में इस वैल्यू को दिखाया। ये हमारी सैद्धांतिक अशुद्धि से संबंधित है, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। और अगर आपको सिद्धांत, आपको जाहिर सी बात है ये अच्छे से पता होगा कि कोई भी भवन हो, कारखाना का हो या फिर ऑफिस का जो भी बिल्डिंग है, जब हम लोग उसकी एंट्री करते हैं तो उस बिल्डिंग में से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, चाहे बिल्डिंग बनवाना हुआ, चाहे बिल्डिंग का और विस्तार करना हो या फिर उसकी मरम्मत करानी हो, जो भी हुई, तो उसके लिए हम लोग बिल्डिंग के अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। हम लोग अलग से रिपेयर अकाउंट खोल करके या फिर कोई भी और अलग अकाउंट खोल करके उस जो एक्सपेंसेस हुए हैं बिल्डिंग पे उसे नहीं दिखाते हैं। बिल्डिंग में किए गए किसी भी काम के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट जो भी रहता है वो दिखाते हैं। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर जो करना था वो करना था एंट्री की बिल्डिंग डेबिट टू कैश, हमें ये करना था। लेकिन गलती से एंट्री क्या हो गई, रिपेयर डेबिट टू कैश हो गया। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैश दोनों जगह पे ही हमारा क्या है, क्रेडिट है, यानी कि कैश हमारा सही सही दिखाया गया। तो हमें कैश अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो अकाउंट हमारा सही से दिखाया होगा उसे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट में दिखाया है, मतलब कैश का बात खत्म। अब हमें क्या करना है, बिल्डिंग को क्योंकि हमें डेबिट करके दिखाना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बिलिंग अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्योंकि जो गलती से रिपेयर अकाउंट खुला है इसे हमें क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए जस्ट अपोजिट हम लोग कर देंगे। यहाँ पे ये डेबिट है तो हम लोग इसको क्रेडिट में दिखा देंगे टू रिपेयर। इससे हमारा क्या होगा, जो अमाउंट है 3000 रुपये वो हम लोग यहाँ पे अमाउंट में दिखा देंगे। तो कैश तो हमारे पहले से ही उतनी राशि से क्रेडिट है, यानी कैश बुक हमारा कैश अकाउंट जो है वो सही सही वैल्यू दिखा रहा होगा, तो हमें उसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी है। लेकिन बिल्डिंग का खाता खोलना था और बिल्डिंग का खाता खुला ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग खाते को डेबिट करके दिखा दिए। रिपेयर का गलती से खोला गया था, तो रिपेयर को हम लोग क्लोज करने के लिए उसको अपोजिट साइड में एंट्री कर दी। तो यहाँ पे हमारा 5th वाला जो है वो हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। ठीक, यहाँ पे बिंग रिपेयर अकाउंट
रॉन्गली डेबिटेड, नाउ करेक्टेड। यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, आप लोग यूज़ मत करिएगा अपने एग्ज़ाम में, खास करके जो अमाउंट है 3000 वो हम लोग दिखा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा ये द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हैं वो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक जो बड़ी चीज़ कि द्विपक्षीय अशुद्धियाँ हैं या फिर एक पक्षीय अशुद्धियाँ, इनको आप लोग कैसे समझेंगे, कैसे आप लोग पहचानेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे था राम से मार खरीदा लेकिन लेखा नहीं हुआ। अब लेखा जाहिर सी बात है कि दो पक्षों का ही होगा, दोनों पक्षों का होगा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये द्विपक्षीय अशुद्धियाँ। सेकंड है कि मीरा से 4,000 का माल खरीदा गया लेकिन 40,000 की राशि गलती से लिखी गई। इसमें भी जो राशि है वो दोनों खातों में, मीरा और माल यानी परचेज, दोनों अकाउंट में गलत लिखी गई, तो ये भी हमारी द्विपक्षीय अशुद्धि हुई। सोहन को माल बेचा गया लेकिन राशि गलत हुई, तो ये भी हमारी द्विपक्षीय अशुद्धि, क्योंकि सोहन और सेल दोनों की बुक में ही अमाउंट गलत था। तीसरा था जैसे कि महेश को माल बेचा गया और इसका लिखा क्रय बही में किया गया। ठीक है, तो इसमें भी ये हमारी द्विपक्षीय अशुद्धि इसमें भी है, क्योंकि महेश को माल बेचा गया था और क्रय बही में लिखा किया गया था। तो एक तरीके से इसमें हमारे तीनों खाते प्रभावित हो रहे थे, महेश, परचेज एंड सेल्स, तो ये भी हमारी द्विपक्षीय अशुद्धि के अंतर्गत ही आएगा। फिर तीसरा था, लास्ट था, कारखाना भवन की वृद्धि में लगाया गया 3000 मरम्मत खाते में डाल दिया गया। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कैश अकाउंट था इसमें वो उससे हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमारे दो खाते प्रभावित हो रहे थे। कौन से? एक बिल्डिंग का खाता जो कि नहीं खोला गया था और एक रिपेयर का खाता जो कि गलती से खोल दिया गया था। तो हमें उन दोनों का एडजस्टमेंट करना था। दो खाते प्रभावित हुए यानी कि द्विपक्षीय अशुद्धि। यानी कि कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इससे हमारे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं या फिर कोई एक ही खाता प्रभावित हो रहा है। तो अगर दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो उनका लेखा हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री करके करते हैं, जो कि हमारा इस तरीके से होता है। और अगर एक खाता प्रभावित हो रहा है तो उसका हम लोग कैसे सुधार करते हैं वो हम आपको जस्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से अगर आप समझ लिए होंगे तो उससे एक पक्षीय अशुद्धि को समझना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक पक्षीय अशुद्धि के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।